Hello students. So as you can see on the screen that today we are going to discuss the part 2. Part 2 of which topic? The topic is वैदिक एज यानी कि वैदिक काल से संबंधित। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है वैदिक काल के बारे में, जहां पे हमने पूरा का पूरा इतिहास जाना था कि भारत के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से कहा जाए स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो चलिए एक जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेंगे। यहाँ पे आपको बता दें मैंने क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कि भारत के अगर इतिहास को बारे में जानना है तो कुछ लिटरेरी एविडेंसेस हैं यानी साहित्यिक साक्ष्य हैं, कुछ विदेशी यात्रा विवरण है यानी फॉरेनर्स के द्वारा जो लिखे गए हैं, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिकल कहा जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया है यानी ASI, उन्होंने कुछ एविडेंसेस खोजे हैं। वरना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, क्वाइंस हैं, मोहरे हैं, सील्स हैं, जो हमें बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन आज बेसिकली जो हम बात करने वाले थे वो वेदों के ऊपर ही, और पार्ट 1 में भी हमने बात वेदों पर ही की थी। तो वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक रिलीजियस और एक रिचुअल, जिसमें धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण साहित्य आता है और ब्राह्मणेतर साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है और ब्राह्मणेतर साहित्य उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य में ही आपके वेद, उपनिषद, आपके अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत सब आते हैं, जिसमें हम वेदों के बारे में बात कर रहे थे। तो ब्राह्मणेतर में आपके बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कहा जाए धार्मिक से कहा जाए वो ग्रंथ है, ना कि किसी धर्म के बारे में, बल्कि एक जैसे एक सेक्ट अलग हुआ, एक जो कि अलग बना, वो कहलाए ब्राह्मणेतर, ठीक है। फिर उसके बाद लौकिक साहित्य जो रिचुअल्स थे उसमें किसी धर्म को लेकर नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं पर संबंधित ग्रंथ हैं या फिर किसी की जीवनी है। जैसे मैंने उदाहरण भी आपको बताया था, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है, हर्षचरित हर्षवर्धन के बायोग्राफी है यानी उनकी जीवनी है। इसी तरीके से हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो वैदिक पीरियड है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक कहलाता है वैदिक काल, दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का जो समय है 1500 से लेकर 1000 BC तक यानी ईसा पूर्व तक है, और पोस्ट वैदिक यानी कि आपके 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और ऋग वैदिक काल ही केवल वैदिक काल कहलाता है, यानी वैदिक काल में बेसिकली एक ही वेद आता है, पहला वाला यानी ऋग्वेद। बाकी के ये जो 3 वेद हैं ये आपके उत्तर वैदिक काल में होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों के बारे में हमने एक एक करके बताया। तो ऋग्वेद से संबंधित कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे जितने भी फैक्ट थे सब चीजें बताई गई थी। ऋग्वेद काफी लंबा भी है, ऋग्वेद में काफी चीजें भी हैं, सबसे ज्यादा सूक्त और श्लोक भी उसी में है। फिर उसके बाद जब पोस्ट वैदिक पीरियड शुरू हुआ तो हमने सामवेद के बारे में जाना कि सामवेद किस लिए पॉपुलर है, क्या इसमें मेन चीजें दी गई हैं या फिर जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यजुर्वेद भी हमने डिस्कस कर लिया था, अथर्ववेद भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली आपके ब्लैक मैजिक या जादू टोने से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे भी जितनी भी चीजें थी सब चीजें बता दी थी। अब आज जो हम बात करने वाले हैं यानी कि पार्ट 2 में, वो हम बेसिकली बात करेंगे मेजर एरियाज ऑफ वैदिक पीरियड। क्योंकि वैदिक काल में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भारत में माना जाता है जो मूल निवासी थे वो आर्यंस थे। कौन थे? आर्यंस, ठीक है। आर्यंस को मैक्स मूलर की थ्योरी जो सबसे सटीक या कहा जाए जो सबसे एप्रोप्रिएट थ्योरी मानी जाती है वो मैक्स मूलर की मानी जाती है, ठीक है। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आपके आल्पस पर्वत के पास से, वहां से आर्यंस आए थे, जो कि बेसिकली हमारे जो पीओके वाला क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान का बॉर्डर जहां से लगता है, यहाँ पर खैबर दर्रा था। दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है जिन्हें हम पासेस कहते हैं या गैप कहते हैं। तो उन आर्यंस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन थे। तो उस समय मेजर एरियाज कौन से थे वैदिक पीरियड में और उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम उन सारे एरियाज को पहले देखेंगे, फिर और भी बहुत सारे कंपैरिजन करेंगे वैदिक काल का पोस्ट वैदिक काल से, यानी कि वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल से, ठीक। तो सप्त सैंधव रीजन एक कहलाता था जो कि बड़ा ही पॉपुलर था। सप्त का क्या मतलब होता है? 7। सैंधव का मतलब होता है सिंधु, सिंधु का मतलब यहाँ पर नदी से है। वैसे हम लोग इंडस रिवर को यानी जो सिंधु नदी उसे ही सिंधु कहते हैं, लेकिन ये सिंधु के ही सब आकर सिंधु में ही फाइनली मिलती हैं, इसीलिए इसे सप्त सैंधव रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा
अगर मैं मैप में भी आपको दिखाऊं, और कभी आपने रिवर सिस्टम अगर मुझसे पढ़ा हो कभी लाइव क्लासेस में या कहीं पर भी, तो मैंने आपको बताया कि जो सिंधु नदी है वो आपकी मानसरोवर लेक से निकलती है। तो इस तरीके से ये भारत में लद्दाख से एंटर करती है और फिर पूरे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इस समय है वो सब अखंड भारत का ही तो हिस्सा थी। फिर यहाँ पे नंगा पर्वत से होते हुए पूरे पाकिस्तान, फिर कराची के पास से आपके अरेबियन सी में यानी अरब सागर में गिर जाती है। अब यहीं पे आपकी कश्मीर से झेलम निकलती है, चिनाब, रावी, ब्यास ये सब आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, सतलज भी मानसरोवर लेक से निकलती है। और एक पौराणिक नदी मैंने आपको बताया था जिसके बारे में वेद में, ऋग्वेद में भी कहा गया है, सरस्वती नदी के बारे में। भले ही सरस्वती नदी का कोई पुख्ता सबूत या कहें कि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन वेदों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बोला गया है और सबसे पुरानी नदी का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो पूरा रीजन था ये 7 नदियों का क्षेत्र माना जाता था। 5 तो आपकी यही हो गई, झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, सिंधु, और 5वीं कौन सी होगी आपकी, सरस्वती नदी। इन सभी नदियों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था। तो देखिएगा, इंडस, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। तो कितनी नदियां हो गई आपकी, 3 ये और 4 ये, यानी कि टोटल 7। अब 7 नदियों का ये पूरा रीजन था जो वैदिक काल में कहा जाए जो पॉपुलर रीजन था या फेमस था, इसीलिए इसको सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। फिर दूसरा जो क्षेत्र था वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। तो यहाँ पे अगर मैं इरेज कर दूं और इरेज करके फिर से आपको बताऊं कि कौन सा क्षेत्र आपका ब्रह्मवर्त कहलाता था, तो ब्रह्मवर्त में देखिएगा नियर बाई एरिया ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास का या कहीं जो समीपवर्ती क्षेत्र था वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। तो यहाँ पे देखेंगे हम फिर से, अगर मैप आपको बना के दिखाएं यहाँ पे, तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से पहले जानी जाती थी। ठीक है, तो ये दिल्ली के पास का जो क्षेत्र कहलाता था ये सारा क्या कहलाता था आपका, ब्रह्मवर्त। क्या कहलाता था, ब्रह्मवर्त। तो अगर ऑप्शन में आपको दे दे कि बताइए ब्रह्मवर्त जो है वो किस राज्य के आसपास या वर्तमान में जो राज्य फेमस है किस राज्य के आसपास का क्षेत्र कहलाता था, तो आंसर आप देंगे दिल्ली का। ठीक है, आप देखते हैं जो हम बात करते हैं ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, दोआब रीजन ऑफ गंगा यमुना वॉज, क्या कहें कि जो दोआब रीजन ऑफ गंगा यमुना वॉज नोन एज ब्रह्म ऋषि। तो गंगा और यमुना, गंगा नदी आपको पता है, अगर मैं इसी में बना के दिखाऊं तो कहां से निकलती है, आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। तो गंगा नदी और इसी के साथ साथ आपकी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ही यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी भी निकलती है। तो गंगा और यमुना के बीच में दो आब का मतलब क्या होता है, आब का अर्थ पानी भी होता है, आब का अर्थ नदी भी होता है। तो दो आब का मतलब क्या है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। तो उस समय गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो वाला जो दोआब क्षेत्र था वो कहलाता था ब्रह्म ऋषि। और आज भी दोआब क्षेत्रों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो दोआब क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा आपके फर्टाइल लैंड होते हैं, यानी कि बहुत ही उपजाऊ, या कहें कि उनमें जो उर्वरक शक्ति होती है, फर्टिलिटी, वो बहुत ज्यादा होती है ऑप्टिमम लेवल पे, यानी कहें कि मैक्सिमम होती है। ठीक, तो इसीलिए दोआब रीजन बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। तो जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र कहलाता था वो कहलाता था आपका ब्रह्म ऋषि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा कि दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र ब्रह्म ऋषि। अगला देखिएगा आर्यावर्त। आर्यावर्त के बारे में आपने कई गाने में भी सुना होगा, आर्यावर्ते भरत खंडे, है ना, एक गाना भी है, आपने जरूर सुना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आर्यावर्त क्या कहलाता था, द रीजन फ्रॉम द हिमालयाज टू द विंध्याचल माउंटेन्स। अब देखिएगा हिमालय रीजन से लेकर विंध्याचल यानी कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है वहां तक का जो रीजन था हमारा वो हमारा आर्यावर्त कहलाता था। क्या कहलाता था, आर्यावर्त। अब देखिए हिमालय रीजन कहां से कहां तक है, ये है हमारा हिमालय रीजन, और यहाँ से आपके मान के चलिए
कि आपके मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के बॉर्डर से ये आपका विंध्य क्षेत्र है, फिर इसके नीचे ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्य रेंज है, यानी आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय से लेकर जो आपका विंध्य रेंज तक, जिसे हम आज मॉडर्न टाइम में क्या कहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत जो हमारा कहलाता है, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता था, हमारा आर्यावर्त, यानी जो आज हम उत्तर भारत के तौर पे जानते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए आर्यावर्त के बारे में तो याद रखिएगा हिमालय की रेंज से लेकर आपके विंध्य रेंज तक का जो पूरा एरिया था या क्षेत्र था वो कहलाता था आर्यावर्त। अब देखेंगे दक्षिणापथ क्या कहलाता था। दक्षिणापथ बहुत ही पॉपुलर है, कॉमन है, आपने जरूर सुन रखा होगा। तो देखिएगा द एरिया साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन, यानी कि विंध्याचल पर्वत से लेकर उसके बाद का जो साउथ का एरिया होता था, यानी कि जो हम एक तरीके से कहें आज का हमारा दक्षिण भारत या फिर सदर्न इंडिया जो कहलाता था वो कहलाता था आपका दक्षिणापथ। ठीक है, क्योंकि दक्षिण की तरफ था इसीलिए। अब देखेंगे उत्तरापथ क्या कहलाता था। उत्तरापथ क्या था, द हिमालयन रीजन इन दी नॉर्थ ऑफ विंध्याचल। जो नॉर्थ ऑफ विंध्याचल था यानी विंध्याचल के उत्तर की तरफ, वो उत्तरापथ कहलाता था। अब एक तरीके से देखिएगा जो विंध्याचल पर्वत से उत्तर की तरफ का रीजन, यानी कि सिर्फ इतने पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कहलाता था उत्तरापथ, और विंध्याचल से लेके साउथ तक का रीजन आपका कहलाता था दक्षिणापथ। और पूरा का पूरा रीजन अगर देखें, यानी कि पूरा अगर भारत को बीच से विंध्य रेंज से काट दिया जाए तो ये कहलाता था आपका आर्यावर्त। अब इसमें काफी हौच पौच हो गई है, लेकिन मैंने आपको बताया है अलग अलग से। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जो हम बात करेंगे, तो ये सारे जो है ये पॉपुलर, ये कहा जाए जो पॉपुलर क्षेत्र थे किस समय के, वैदिक काल के, उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक नदियों के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जानते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन आता है आपको किसी न किसी नदी का नाम दे दिया जाएगा, या तो उसका अभी वर्तमान का नाम दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि which of the following river is also known as this and which of the following Vedic river is known as this at present। यानी कि वर्तमान नाम दिया होगा, वैदिक नाम पूछ सकता है, या फिर वैदिक नाम दिया होगा, वर्तमान नाम पूछ सकता है। इसलिए आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे एंशियंट नेम, जो कि इसका प्राचीन नाम रहा होगा नदियों का, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे मॉडर्न नेम्स की, यानी कि आज के समय के आधुनिक नामों के बारे में। ठीक है, तो अस्किनी किसका नाम था, चिनाब का। पौरुषणी किसका नाम था, रावी नदी का। वितस्ता किसका नाम था, झेलम नदी का। विपाशा किसका नाम था, व्यास नदी का नाम विपाशा कहलाता था। अच्छा, मैंने अभी जब पार्ट 1 आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वेदों का संकलन किसने किया है, किसका द्वारा माना जाता है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ जो पॉपुलर नदियां हैं। अब थोड़ी सी और आप देखिएगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूं शतुद्री नदी की, तो शतुद्री नदी किसका पौराणिक नाम था, या कहें किसका वैदिक नाम था, शतुद्री था सतलज नदी का। दृष्टावती किसका नाम था, घग्गर नदी का। गोमती नदी का जो पुराना नाम था वो क्या था, गोमल। सदा नीरा के नाम से किसको जानते थे, सदा नीरा के नाम से जाना जाता था गंडक नदी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ जो पॉपुलर नदियां हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अगला जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंपैरिजन करने वाले, यानी तुलना करने वाले, किसके बीच, ऋग्वैदिक काल जो कि वैदिक काल माना जाता है, और पोस्ट वैदिक पीरियड जिसमें हम मानते हैं कि ऋग्वेद के अलावा बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो तीनों लिखे गए। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन में देख लीजिए इनका समय काल। ठीक है, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, यानी कि फ्रॉम 1500 BC टू फ्रॉम 1000 BC। ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो 1500 से लेकर 1000 तक का समय, यानी कि 500 साल हम मानते हैं ऋग्वैदिक काल का। फिर उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी 400 साल तक हम मानते हैं
पोस्ट वैदिक एरा यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जहां पर जो सिमिलर चीजें थी लेकिन कुछ इसमें थी कुछ उसमें नहीं थी, तो उसी की तुलना हम करेंगे। जैसे नंबर 1, इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन, यानी जो वैदिक काल के लोग थे ये लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। फिर लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था, फैमिलियर विद नॉलेज ऑफ आयरन, ये लोहे के ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित थे, इन्हें पता था कि लोहा क्या होता है और उसका प्रयोग भी करते थे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जो वैदिक काल है इसे क्रिएटिव पीरियड माना जाता है, रचनात्मक काल, यानी कई सारी नई नई चीजें हुई थी, रचनात्मक काल हम मानते हैं। और जो पोस्ट वैदिक काल है इसे हम ट्रांजिशनल पीरियड मानते हैं, यानी परिवर्तनशील काल। इसमें कुछ नया ज्यादा क्रिएट हुआ यानी कि ऋग वैदिक काल में, और इधर वाले में क्या हुआ, कुछ नया क्रिएट नहीं हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारे हुए। ठीक है, यानी उन्हीं जो यहाँ पे क्रिएट हुई चीजें उनमें मॉडिफिकेशन बहुत किया गया, यानी ट्रांजिशन या कहें जो बदलाव बहुत सारे किए गए, चेंजेस बहुत सारे किए गए, परिवर्तन किया गया, इसीलिए इसे परिवर्तनशील काल के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ का जो रीजन था यानी वैदिक काल जो था वो किस रीजन में हम मानते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ था, वो सप्त सिंधु या सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। और जो पोस्ट वैदिक पीरियड था वो उसमें बेसिकली अगर देखा जाए पॉपुलर जो क्षेत्र था वो था गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, तो वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश सबसे फेमस था और आपके पोस्ट वैदिक में गंगा यमुना का दोआब। अब देखिए आगे का कंपैरिजन, यहाँ पे जो आपका कहा जाए जो सप्त सैंधव क्षेत्र था ये ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्या कहलाता था, जो सप्त सैंधव क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त कहते थे, जबकि जो आपका पोस्ट वैदिक काल था वो दोआब वाला क्षेत्र आपका ब्रह्मर्षि देश कहलाता था, ब्रह्मर्षि। ठीक है, फिर व्यवसाय के अकॉर्डिंग अगर देखें यानी कि अगर ऑक्यूपेशन देखें तो लोगों का जो ऑक्यूपेशन था वो एनिमल हस्बेंड्री था, यानी पशुपालन था वैदिक काल में। लेकिन यही अगर हम पोस्ट वैदिक एरा में देखें तो उनका जो मेन व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय कृषि था, यानी कि उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हुआ करता था। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उस समय भी था। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो वैदिक काल था यहाँ पे किसी से जबरदस्ती कर नहीं लिया जाता था, स्वेच्छा से कर था, यानी कि वॉलेंट्री टैक्सेशन था। लोग अगर देना चाहें तो दे, नहीं इच्छा है तो ना दे, स्वेच्छा है ना, स्व इच्छा। संधि कौन सी है इसमें, गुण संधि है, हिंदी में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्वेच्छा से कर या और इसको किस नाम से जानते थे, जो कर लिया जाता था यानी जो टैक्स, इसको बोला जाता था बलि या फिर चढ़ावा। चढ़ावा इसीलिए आज जब कोई आदमी अपने स्वेच्छा से कोई चीज डोनेट करता है तो हम कहते हैं मैंने चढ़ावा चढ़ाया, क्योंकि उस समय जो लोग स्वेच्छा से कर देते थे उसको नाम दिया गया था चढ़ावा या फिर बलि। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो वैदिक के बाद जो पोस्ट वैदिक एरा आया, यहाँ पे टैक्सेशन का जो प्रोसेस था वो वॉलेंट्री नहीं रह गया, यानी कि अब आपको देना ही देना था, कंपलसरी था। तो कैसा था, रेगुलर टैक्स रिजीम, यानी नियमित कर व्यवस्था थी, बिल्कुल देना ही था, फिक्स था। यहाँ पे क्या था, आपकी इच्छा हो तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। आप देखते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी कि जैसे कि आपका ये यज्ञोपवीत भी इसे बोलते हैं, जनेऊ धारण कराना। अगर हम बात करें उपनयन संस्कार में तो यहाँ पे आपको यही पॉइंट एक कॉमन आपको मिलेगा कि यहाँ पे भी आपका उपनयन संस्कार हुआ करता था, यानी वैदिक काल में भी और पूर्व वैदिक काल में भी, यानी कि वैदिक एरा हो या फिर पोस्ट वैदिक एरा हो। लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है, जैसे मैंने आपको जब पार्ट 1 पढ़ाया था तो 2 टर्म्स बताए थे जो कि ऋग्वेद में जिनका उल्लेख बहुत बार किया गया है। यहाँ पे देखिएगा सभा और समिति, सभा और समिति। तो सभा क्या होती थी, जैसे आज भी हम अपनी जितनी भी हमारी कहा जाए कि जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं या जिनके पास रूल्स रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी है, उनके लास्ट में हम सभा शब्द ही यूज करते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। तो ये कहीं ना कहीं जो सभा शब्द आया है ये आपके वैदिक काल से ही आया है। तो सभा में
जो भी राज्य के या कहा जाए कि जो भी लोग शासन व्यवस्था में या विशिष्ट लोग थे या धनी लोग थे या जिनका स्थान कहा जाए कि उस समय कहा जाए एक तरीके से रेपुटेटेड पर्सन थे, उनको अलाउ किया जाता था सभा में शामिल होने के लिए, नीतियां बनाने के लिए। लेकिन समिति में कॉमन पीपल या कहें कि कुछ साधारण व्यक्तियों की भी एंट्री अलाउ थी, यानी उनका भी प्रवेश पूरी तरीके से स्वीकृत था। तो जो उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था उसमें वुमेन्स को यानी कि महिलाओं का भी जो प्रवेश था वो पूरी तरीके से स्वीकृत था, चाहे वो सभा हो या समिति हो। अच्छा, सभा में जो पुरुष जाते थे उन्हें एक टर्म दिया गया था, मैंने आपको बताया था, उन्हें कहा जाता था सभेय, और जो महिलाएं जाती थी उनको क्या कहा जाता था, सभावती। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे, लेकिन जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो यही स्वीकृति जो थी उसको वर्जित कर दिया गया, यानी कि जो सभा समिति में महिलाओं का प्रवेश था उसको रोक दिया गया, उनकी एंट्री बंद कर दी गई। तो ये भी कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे महिला उपनयन संस्कार भी हुआ करता था, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में जो महिला उपनयन संस्कार था उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन केवल अगर उपनयन संस्कार की बात करें तो दोनों जगह पे था, लेकिन महिला उपनयन संस्कार की बात करें तो वैदिक पीरियड में दोनों का था, यानी महिला पुरुष दोनों का। लेकिन जो आपका पोस्ट वैदिक पीरियड है यहाँ पे महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, जिसमें अंतिम कौन सा होता है आपका, अंतिम संस्कार ही कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम जो कहा जाए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किए, पार्ट 2 में भी डिस्कस किए, सारे के सारे वैदिक पीरियड से रिलेटेड जितने भी सैलेंट फीचर्स थे सबके बारे में आपको बताया, इसकी हिस्ट्री भी बताई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज विद द क्वेश्चन नंबर 1. What is the question number 1? The first one is which is the oldest of the 4 Vedas? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 4 वेद हैं, लेकिन आपको बताना है कि इन चारों वेदों में सबसे पुराना कौन सा है। A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C सामवेद एंड द D1 is अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऋग्वेद। इसमें कोई, मुझे लगता है अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 भी देखा है तो आप इसका आंसर तुरंत ही कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो समय काल है या जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC टू 1000 BC है, जबकि बाकी के जो 3 है वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऋग्वैदिक काल ही सबसे पुराना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? इन चारों वेदों में से या फिर कहें निम्नलिखित वेद में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस फिर से वही है आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में, याद कीजिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, और ये बेसिकली है किसके लिए, सूर्य देवता की स्तुति के लिए। ठीक है, क्योंकि गायत्री जो है वो सूर्य देवता की पुत्री मानी जाती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ऑलरेडी, आप अगर अपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ दी, और अगर आप नहीं भी देख पाए तो डिटेल वाली क्लास जो है हमारी पार्ट 1 उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following Vedas is considered to be the creator of Indian music? यानी कि निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक मानते हैं? यानी भारतीय संगीत का जो कहा जाए जो पहली बार इमर्जेंस हुआ या जो पहली बार कहें कि शुरुआत होती है वो किस वेद से देखी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सो राइट आंसर इज सी सामवेद। मैंने आपको बताया था जो 7 स्वर होते हैं सरगम जिन्हें हम बोलते हैं, सारेगामापा या पाधा निशा, जो आपको मैंने पढ़ाया भी था, तो वहां पे देखिएगा इसका सबसे पहला उल्लेख जो हमें मिलता है वो सामवेद में ही मिलता है, और संगीत के जितने भी प्रकार हैं उन सब का उल्लेख सामवेद में दिया गया है। यानी कि अगर कहा जाए कि ओरिजिन कौन सा है इंडियन म्यूजिक का, तो वो आपका सामवेद है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसे हमने आपको बताया था कि ब्लैक मैजिक या फिर कहें कि जो तंत्र मंत्र विद्या है
इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। यही क्वेश्चन है आपका, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 4 वेदों में 4 चीजें को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम आपको फिर रिवाइज भी कराएंगे। तंत्र मंत्र विद्या का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा उसमें कई सारे जो हमें अब पता नहीं ये रियलिटी है या नहीं, लेकिन जो भूत प्रेत इन सब का भी उल्लेख उसमें दिया गया है। और मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था अथर्ववेद के बारे में तो उस समय कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द प्रीस्ट ऑफ यजुर्वेदा और ऋत्विक कॉल्ड? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था हर वेद को पढ़ने वाला, हर वेद का कहा जाए जो एक पुरोहित हुआ करता था। पुरोहित का मतलब जो लोगों के द्वारा माना जाता था कि सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी को इस वेद का है तो उसी व्यक्ति को है, और उसको उसमें जो पारंगत हो जाता था उसे पुरोहित कहते थे। और तो या फिर ऋत्विक भी कहा जाता था, ऋत्विक पुरोहित, ठीक। और इंग्लिश में कहें तो प्रीस्ट। तो ये उसको किस नाम से जानते थे? चारों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि किस वेद के पुरोहित को क्या कहते थे। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? ए होत्र, इसे होत्र भी कहते हैं, और अगर तद्भव में कहें होता भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, होत्र भी मिलेगा, होता भी मिलेगा, ठीक। बी उद्गाता, सी ब्रह्म एंड डी अध्वर्यु। तो ऑप्शन पूछा किसका गया है? यजुर्वेद का। तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद का अध्वर्यु है, ठीक है। यजु का मतलब क्या होता है? यजु का मतलब होता है यज्ञ, ठीक है, यज्ञ, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा तो यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। होता किसका होता था? ऋग्वेद का। उद्गाता किसका होता था? सामवेद का। ब्रह्म होता था आपके अथर्ववेद का, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following rivers had the Vedic name वितस्ता? मैंने बताया कि जो आपकी जो रिवर्स हैं इनके प्राचीन या कहें एंशियंट नेम जो है वो वैदिक नेम के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों में इनका उल्लेख मिलता है लेकिन कुछ अलग नाम से मिलता है, वर्तमान या आधुनिक नाम से मैच नहीं करता। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऐसे कि निम्नलिखित में से किस नदी वैदिक नाम जो है वो वितस्ता हुआ करता था। अब यही क्वेश्चन आपसे गोमल के नाम से पूछा जा सकता है, विपाशा के नाम से पूछा जा सकता है, अस्किनी पूछा जा सकता है, दृष्टावती पूछा जा सकता है ना, पौरुषनी, ये शतुद्री, ये सारे के सारे। अब क्वेश्चन एक ही होगा, बस नाम बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नदी का वैदिक नाम वितस्ता था। तो ऑप्शंस क्या है आपके? ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब। तो राइट आंसर क्या होगा? वितस्ता किसका नाम था? आपकी झेलम नदी का, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, Which of the following Vedas describes the rituals of यज्ञ? ये तो मैं बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है, मैंने कई बार इसको बताया है, लेकिन चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको जब हम डिटेल क्लास पढ़ाते हैं तो कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन करता है? यानी कि जैसे हर ओकेजन पे अलग तरीके का, या कहें कि हर एक खास मौके पर एक अलग तरीके का यज्ञ होता है। तो किस मौके पर या फिर किस अवसर पर कौन से यज्ञ करना चाहिए और उसका अनुष्ठान क्या होता है, ये कौन सा वेद बताता है? तो ऑप्शंस क्या है आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यजुर्वेद। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि यजु का मतलब ही होता है यज्ञ। तो यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान आपके कहाँ दिए गए हैं? यजुर्वेद में, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, ये एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको हाँ नहीं या फिर सत्य असत्य में आंसर करना है। क्या है क्वेश्चन? वर द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड फैमिलियर विद आयरन? आंसर इट इन ट्रू और फॉल्स। इसे आंसर करना है आपको सिर्फ सही या गलत में या सत्य या असत्य में, कि क्या वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, दो ही ऑप्शन हैं आपके सामने। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि अभी मैंने कंपैरिजन आपको कराया था
है ना। एक तुलनात्मक अध्ययन कराया कि नहीं आपको, वैदिक का और पोस्ट वैदिक का, ठीक है। तो पोस्ट वैदिक में तो लोग लोहे के बारे में जानते थे, लेकिन वैदिक काल में नहीं जानते थे, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज मेंशन्ड द मोस्ट टाइम्स इन ऋग्वेदा। आपको पता है कि देवी देवताओं के बारे में भी दिया गया है वेदों में, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे बताइएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया, यानी सबसे ज्यादा बार किस देवता का नाम लिखा हुआ है वेद में। ऑप्शंस है विष्णु भगवान, बी इंद्र, सी सोम, या फिर डी अग्नि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इंद्र, क्योंकि इंद्र भगवान का जो नाम है वो 250 बार यानी 250 बार, जो कि मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार इन्हीं का नाम वेद में दिया गया है, इसीलिए देवराज भी कहलाते हैं, देवों के राजा देवराज। मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था, जब क्या पढ़ा रहे थे आपको, समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में आता है आपका इंद्र। ठीक, आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा। मैंने आपको बताया जो वेद है, जो ऋग्वेद है वो मंडलों में विभाजित है। जैसे कोई भी बुक होती है या कुछ, या कोई भी किताब है, तो या तो वो यूनिट्स में डिवाइड होती है, या तो चैप्टर्स में डिवाइड होती है, या तो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इवन हमारा संविधान भी पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसी तरीके से वेदों को भी डिवाइड किया गया था मंडलों में। तो कितने मंडल हैं आपके ऋग्वेद में? ऑप्शन ए है 6, बी 8, सी 10 और डी 12। तो राइट आंसर क्या होगा, 10। 10 मंडल है इसमें, जिसमें से माना जाता है कि जो पुराने मंडल है ना, पुराने मंडल 2 से लेकर 7 तक हैं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये माने जाते हैं कि ये ओरिजिनली थे। और पहला, 8वां, 9वां और 10वां, इन चारों को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि बताइए इनमें से दिए गए मंडलों में से कौन सा नया है या बाद में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 2 से लेकर 7 तक पुराने हैं, और 1 यानी पहला, और जो 7 के बाद से 8, 9, 10 इनको बाद में ऐड किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा देयर इज मेंशन ऑफ दशराग्य बैटल। दशराग्य युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से किस मंडल में दिया गया है। अब आप बताइएगा ये ऋग्वेद के 10 मंडलों में से किस में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी 7वें मंडल में दिया गया है। दशराग्य युद्ध होता क्या है, राज्य का मतलब है राजा, 10 का मतलब है संख्या, तो 10 राजाओं का जो युद्ध है, अब ये अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए ये युद्ध होता था, अपने राज्य के विस्तार के लिए। तो जब 10 राजाओं का जो युद्ध होता था उसे कहते थे दशराग्य युद्ध। तो इसके बारे में कहाँ पे दिया गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, विपाशा। विपाशा वॉज दी ऋग्वैदिक नेम ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर्स। इसमें से किस नदी का नाम जो है वो विपाशा हुआ करता था। ए ब्यास, बी सतलज, सी गोमती, या फिर डी रावी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ब्यास। ब्यास नदी का जो पुराना या कहे प्राचीन या वैदिक नेम है वो ब्यास है। ठीक है, सतलज का क्या था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आज ही के सेशन में आपको पढ़ाया है। राइट आंसर क्या होगा, शतुद्री। सतलज का नाम शतुद्री, गोमती का जो वैदिक नाम गोमल, और रावी का क्या था, रावी का था आपका पौरुषणी। ठीक है, तो पौरुषणी। तो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आइडिया काफी लग रहा होगा। अब इसी में चाहे तो 4 क्वेश्चन करिए, आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करिए, लेकिन बेसिक आइडिया लेते चलना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, When is the ऋग्वैदिक पीरियड कंसीडर्ड, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है, इसका टाइम पीरियड क्या है या फिर समय काल क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है आपके, 200 BC टू 1000 BC, बी 1500 BC टू 1000 BC, सी 1000 BC टू 500 BC, या फिर डी 1500 BC टू 500 BC। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आज मैंने जब आपको कंपैरिजन कराया था तो कंपैरिजन में फिर से बताया था। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका, बी 1500 से लेकर 1000 का समय आपके ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल कहलाता है, और इसके बाद से 1000 से लेकर 600 तक का पोस्ट वैदिक पीरियड कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे,
द वर्ड गोमत, गोमत शब्द का जो प्रयोग है, द वर्ड गोमत यूज्ड इन द वैदिक पीरियड वाज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि कुछ शब्द भी हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है, तो अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग वैदिक नेम भी थे। तो आपको बताना है कि वैदिक काल में प्रयुक्त गोमत शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ए रिच मैन यानी धनी व्यक्तियों के लिए, बी किंग्स यानी राजाओं के लिए, सी वॉर्स यानी युद्धों के लिए, या फिर डी गेस्ट यानी कि अतिथियों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए, जो रिच मैन होते थे यानी धनी व्यक्ति, उनको कहा जाता था गोमत। क्या कहते थे? गोमत। ठीक है, आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द मेंशन ऑफ रेजिंग एलिफेंट्स इज फाउंड, यानी कि हाथियों के पालने का, हाथियों को पाला जाता था, तो हाथियों को पालने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या फिर डी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब वेदा से अगर आप इतने क्वेश्चंस तैयार अगर कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहीं बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में हाथियों के पालने का उल्लेख हमें मिलता है। आप देखते हैं एक और क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे आपको। हाउ मेनी टाइम्स आर आर्यंस मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? मैंने आपको बताया कि भारत जो अखंड भारत है, भारत में जो मूल निवासी माने जाते हैं वो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्यंस को माना जाता है। तो आर्यंस कहाँ से आए थे? आपके मध्य एशिया से माना जाता है उनकी एंट्री। यूरोप और ये जो आल्पस वाला क्षेत्र है वहां से, खैबर दर्रे से, दर्रा क्या होता है? पास, गैप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, तो इनमें आर्यों के बारे में क्यों कहा जाता है कि ये मूल निवासी हैं? क्योंकि आर्यों के बारे में ऋग्वेद में दिया गया है, कई बार उनका उल्लेख हुआ है। तो आपको यही बताना है कि ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ए 20 टाइम्स यानी 20 बार, बी 25 टाइम्स 25 बार, सी 36 टाइम्स 36 बार, या फिर डी 40 टाइम्स यानी 40 बार। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी यानी कि 36 टाइम, 36 बार आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में वो भी। आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ काशी। काशी वही काशी जो अभी हम बात करते हैं, वाराणसी का जो क्षेत्र है। आपको पता है हमारा जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जो कहा जाए जहां से हिस्ट्री हमने प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन की है, या जहां से डायनेस्टीज के प्रारंभ या कहें कि वंशज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। तो भारत महाजनपदों मतलब जैसे आज हमें स्टेट देखने को मिलते हैं अलग अलग, वैसे ही पहले महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में काशी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। तो काशी का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो राइट ऑप्शंस क्या है आपके? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है वो काशी जनपद या काशी महाजनपद का उल्लेख सबसे पहली बार हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये थे आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिनके बेसिस पे आपको और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे हमारा वैदिक एज का पार्ट 2 भी एंड होता है, और साथ ही इसी के हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। इसके बाद जब हमने अभी आपको पढ़ाया क्या, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमने पढ़ा वैदिक एज। अब हम जब स्टार्ट करेंगे तो एंशिएंट एरा में जब जाएंगे तो अब वर्क करेंगे डायनेस्टीज को लेकर। ठीक है, कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, और उसके बाद हम कुछ रिलीजन्स पे आएंगे जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म पे भी। तो आई होप आज की भी क्लास में आपको काफी कुछ चीजें सीखने को भी मिली होंगी, और वैदिक एरा से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर मेंशन करिए। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।